गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अपन चर्चा कर रहे थे 9th क्लास में सोशल साइंस, जिसमें इतिहास का ही एक पार्ट है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में। इसमें रूसी क्रांति के बारे में अपन ने चर्चा की थी, वहीं यूरोप में समाजवाद की एक नई जो विचारधारा थी ये पनप रही थी। इसके विरोध में ही यानी समाजवाद के विरोध में अन्य देश भी यानी इनका विरोध कर रहे थे, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, वहीं अमेरिका, ऐसे जो देश थे ये विरोध कर रहे थे समाजवाद के। क्योंकि समाजवाद क्या है, किस बात पर ज़्यादा प्राथमिकता देती है, यानी सभी वर्ग समान रहें। इस विचार को यानी ये विरोध करते थे, क्योंकि ये उदारवादी विचारधारा इसको ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। वहीं समाजवाद का समाज में निर्माण कैसे हुआ? समाजवादी का समाज में निर्माण, ध्यान रहे अंतरिम जो सरकार थी और वहीं बोल्शेविक जो क्रांतिकारी थे, जार सेना का विरोध करने वाले, ये बोल्शेविकों के द्वारा यानी एक तरह से यहाँ पर गृह युद्ध छिड़ जाता है। और इसी के दौरान, गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। यानी उद्योग जो थे इनके द्वारा, बोल्शेविक क्रांतिकारी थे, इनके द्वारा, इन क्रांतिकारियों के द्वारा यहाँ जो बैंक थे वहीं उद्योग, इनको क्या रखा, यानी राष्ट्रीयकृत किया गया। राष्ट्रीयकृत किया गया यानी ऐसा नहीं, इसमें ये इसका मतलब ये होता है कि बैंक और उद्योगों पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व ना हो, वो ही इनका मालिक नहीं हो, यानी पूरी जनता इनके, यानी एक तरह से इनके सबका इन पे अधिकार वो बैंक और उद्योगों पर। ये कौन चाहते थे? बोल्शेविक क्रांतिकारी चाहते थे, जिसे दूसरा नाम दिया गया था, मैंने आपको बताया था, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट क्या नाम दिया है? कम्युनिस्ट। इन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जो वास्तविक रूप से इनकी थी, जिसका समाजीकरण किया जा चुका था, यानी उसको बांट दिया गया था। जब्त किए हुए खेतों को इस्तेमाल बोल्शेविक ये दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है, यानी सामूहिकता का मतलब एकजुटता, यानी किसानों को सामूहिक रूप से खेती करने के लिए दी गई थी। कोई उन पर निजी अधिकार नहीं था, निजी स्वामित्व नहीं था किसी एक व्यक्ति का। वहीं शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई, यानी केंद्रीयकृत शासन के लिए नियोजन व्यवस्था की गई। केंद्रीकृत यानी शक्तियों का केंद्रीकरण करने के लिए, यानी एक जब शक्तियां किसी वर्ग के हाथ में आ जाती है तो उसको केंद्रीयकरण कहते हैं। ऐसे नियोजन की व्यवस्था की गई, किस प्रकार से शासन शक्ति को चलाना है, एक व्यवस्था के तौर पर, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, किस प्रकार से यानी व्यवस्था को चलाना है। वहीं इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनाना शुरू किया। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती थी? पंचवर्षीय योजनाएं ये रूस से शुरू हुई थी पंचवर्षीय योजना, ध्यान रहे, जिसमें यानी आर्थिक, सामाजिक
वहीं राजनीतिक स्तर को बढ़ाने के लिए, लोगों के स्तर को बढ़ाने के लिए इसी मॉडल के आधार पर रूस के पंचवर्षीय योजना जो लागू की गई थी रूस में, इसी मॉडल के आधार पर ध्यान रहे भारत में भी यानी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। भारत में 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। इसके बाद में आज अगर बात करें वर्तमान में 2017 से लेकर 2022 तक 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। कौन सी योजना चल रही है? 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। यानी इस मॉडल को, यानी रूस का जो पंचवर्षीय का जो स्वरूप था उसको भारत में भी लागू किया गया 1951 में। क्यों? क्योंकि भारत की अगर बात करें तो भारत एक अपने आप में यानी पहले की तरह भारत नहीं रहा था, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा धन संपदा ब्रिटेन भेज दी गई अंग्रेजों के द्वारा अपने देश में। तो भारत की स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई थी। यहाँ पर यानी अधिक ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग थे, मजदूर किसान, वो बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई, वो गरीब हो गए, उनके पास में 2 वक्त का खाना भी नहीं था। ऐसी स्थिति के कारण ऐसी योजनाओं की आवश्यकता थी जिससे व्यक्ति अपना विकास कर सके, अपने समाज का विकास कर सके और राष्ट्र को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में दिखा सके। इसलिए ये यानी पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया, जो रूस का एक मॉडल स्वरूप था जो भारत में 1951 से शुरू हुआ। तो रूस में भी ऐसी स्थिति थी, इसीलिए ये पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई। पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं में, जिसमें 1927, ध्यान रहे 5 वर्ष में यानी ये योजनाएं बनती हैं। लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं कि भाई आने वाले समय में गरीबी को कितने स्तर पर मिटा देना है, गरीबी का स्तर कितना कम करना है, यानी ये लक्ष्य रखे जाते हैं। शिक्षा का स्तर कितना बढ़ाना है, तो ये लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। लक्ष्य निर्धारित हो जाते हैं तो वो योजना सफल मानी जाती है। जैसे पहली 2 योजनाओं में 1927 से 1932 और 1933 से 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला, यानी औद्योगिक जो क्षेत्र था उनको बढ़ावा रूस में मिला और सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी गई, यानी उन कीमतों को बढ़ाया नहीं जाएगा। जैसे ही केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफी गति मिली, यानी इस योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा और 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील लोहा उत्पादन क्षेत्र जो होता है, स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि इन योजनाओं के माध्यम से की गई और नए नए औद्योगिक शहर भी अस्तित्व में आ गए, यानी ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास होने लगा। नए नए शहर अपने उद्योगों का विकास करने लगे। वहीं मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में आकर कार्य स्थिति खराब होने लगी थी, यानी कार्य जो प्रणाली है वो खराब होने लगी। और वहीं मैनेटोगोर्स्क एक शहर है, इसमें एक स्टील संयंत्र यानी उद्योग का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। वहीं एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई, यानी शिक्षा व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया गया। फैक्ट्री कामगारों और किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए यानी प्रवेश दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। वहीं महिला कामगारों को बच्चों के लिए भी फैक्ट्रियों में बालवाड़ियां खोल दी गई, यानी उनकी सुरक्षा के लिए, उनके खेल के कूद के लिए, उनके शिक्षा के लिए व्यवस्था कर दी गई फैक्ट्रियों में ही। क्योंकि जो बच्चे महिलाओं के साथ में छोटे बच्चे थे वो साथ में जाते थे, तो उनके साथ में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई, जैसे अपने यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्रों में जो होता है,
यानी महिलाओं के साथ में जो बच्चे होते हैं उनके भी यानी एक तरह से खेल कूद इस तरह है एक्टिविटी यहाँ पे भी कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श व रियायती मकान बनाए गए, यानी अच्छे मकान बनाए गए, लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं थे। यानी जो योजनाएं जो थी उनका लाभ पूरी तरह से सभी को नहीं मिल पाया। ऐसे ही भारत में होता है, आप देखते होंगे, ग्रामीण परिवेश की बात करें या शहरी परिवेश की बात करें, कुछ क्षेत्रों का डेवलपमेंट हो जाता है, कुछ क्षेत्र यानी एक तरह से छूट जाते हैं। गाँव में भी सभी के यानी एक तरह से पक्के मकान नहीं होते हैं, सभी को उन योजनाओं का मालूम नहीं होता है, सभी उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो ये एक जैसे नहीं थे क्योंकि सरकार संसाधन सीमित थे, यानी सरकार के द्वारा जो संसाधन थे वो सीमित मात्रा में ही थे। ऐसे ही भारत में ये व्यवस्था है। वहीं लेनिन के बाद में स्टालिन जो एक क्रांतिकारी था, उनके नाम पर ही स्टालिनवाद और सामूहिकरण यानी मिलजुल कर किसी कार्यों को करना, एक साथ एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। इन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत की, किसने? स्टालिन ने। और खेती के सामूहिकरण को पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था इनका शुरुआती दौर। 1927 से 28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया और सरकार ने अनाज की कीमतें तय कर रखी थी, यानी निश्चित कर रखी थी, जिससे ज्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था। यानी किसानों को यानी इस तरह की परेशानी खड़ी हो गई कि जाकर ज्यादा अगर मुनाफा कमाना है तो इसके लिए सरकार उनके विरोध में खड़ी है। लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे, यानी सरकार जो जैसा कीमत लगा रखी थी उस कीमत पर किसान को यानी लाभ नहीं मिल पा रहा था, हानि हो रही थी, इसलिए वो उस कीमत पर अनाज को नहीं बेचना चाहती थी सरकार को। वहीं लेनिन के बाद में पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए यानी सुलझने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान थे और व्यापारी कीमत बढ़ाने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। यानी जब उनको लग रहा था कि सरकार अगर कीमत बढ़ाएगी तो अपन जब तक इस अनाज को स्टॉक करके रखते हैं और कीमत बढ़ाने पर अपन इसको बेच देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अपन को मिल जाएगा, इस अनुमान में थे। वहीं स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना, यही से कहते हैं सट्टेबाजी, यानी ज़्यादा लाभ कमाने के लिए ऐसा करना। वहीं व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था सरकार के द्वारा। और 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जहां अनाज पैदा होता था उन इलाकों में जाकर उन्होंने किसानों को जबरन अनाज खरीदा और कुलकों जो किसान अमीर होते थे उन्हें क्या कहते थे? संपन्न होते थे, उन्हें कहते थे कुलको। क्या कहते थे? इन्हें यानी ये किसान अमीर थे, अमीर किसान थे, इन्हें कुलको कहा जाता था। और रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। इसके बाद में 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों सामूहिक खेतों को कौल खोज में काम करने का आदेश जारी कर दिया, यानी सामूहिक रूप से काम करेंगे सभी खेतों में, यानी अपना कोई निजी स्वामित्व नहीं होगा। वहीं ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व को सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कौल खोज के मुनाफे को सभी किसानों में के बीच बांट दिया जाता था। ये सामूहिक जो खेत होते थे जिनका मुनाफा जो होता था, लाभ जो मिलता था वार्षिक, उसमें किसानों को बांट दिया जाता था। और इस फैसले से गुस्साए किसानों ने, जो क्रोध में थे, उन किसानों ने सरकार का विरोध किया। वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे, यानी उनको इससे प्रॉब्लम हो रही थी, यानी परेशानी हो रही थी, यानी हानि हो रही थी। इसके कारण वो क्या है कि उन अपने मवेशियों को मार रहे थे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई, यानी 1/3 कमी आ गई, यानी 33% जो मवेशी थे वो खत्म हो चुके थे। वहीं सामूहिककरण का विरोध करने वाले
को सख्त सजा दी गई सरकार के द्वारा, और बहुत सारे लोगों को निर्वासन और देश निकाला भी दे दिया गया। निर्वासन का मतलब होता है देश निकाला। निर्वासन, निर्वासन यानी देश निकाला। कुछ समय के लिए उससे कह दिया जाता है कि इतने समय तक आप देश में यानी किसी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वहीं सामूहिकीकरण के बावजूद भी उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई। यानी एक तरह से ये क्या था, सामूहिकीकरण एक तरह से नाटक था, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जमीन थी। अगर वो खेती करते उससे उनको कितना लाभ मिलना चाहिए था, कितना नहीं मिलना चाहिए था, इससे सरकार को कोई मतलब एक तरह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या है, सामूहिकीकरण को ज़्यादा प्राथमिकता दी। बल्कि 1930 से 33 में खराब फसल के बावजूद भी सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग यानी अकाल की ग्रास में आ गए, यानी 40 लोग मारे गए 1930 से 33, यानी 40 लाख लोग यहाँ पे अकाल पड़ा और अकाल के कारण इनकी मृत्यु हो गई। यानी सूखा पड़ जाना, बरसात नहीं होना, या अतिवृष्टि हो जाना, या ओलावृष्टि हो जाना, ओले पड़ने पर या अति ज़्यादा बाढ़ के कारण फसल खराब हो जाती है। अकाल बरसात नहीं होने पर भी फसल पैदा नहीं होगी तो कहाँ से लाभ मिल पाएगा। तो 40 लाख लोग मारे गए इस अकाल में। वहीं पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम यानी संशय और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। इनसे यानी सामूहिकीकरण की आलोचना करने लगे और ये नियोजित अर्थव्यवस्था थी इसका भी यानी ये विरोध करने लगे, क्योंकि ये नियोजित अर्थव्यवस्था सामूहिकीकरण ये सटीक रूप से यानी एक तरह से कारगर साबित नहीं हो पाया। ये प्लानिंग सफल नहीं हो पाई, सरकार की योजनाएं सफल नहीं हो पाई, जिससे बहुत बड़ी हानि लोगों को उठानी पड़ी। वहीं स्टालिन और उसके सहयोगी ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया, यानी उन पे आरोप लगा दिया गया कि आप आलोचना कर रहे हैं, आप पे एक आरोप है, आप देश की व्यवस्था में खलल डाल रहे हैं। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए, और क्योंकि कई लोग, ज़्यादातर लोगों को ये योजना रास नहीं आ रही थी, यानी उनको इस योजना से दिक्कत थी। 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में डाल दिया गया या श्रम शिविरों में भेज दिया गया, यानी जहाँ पे मजदूर काम करते थे, श्रम शिविर जो लगे हुए थे उनमें भेज दिया गया। और ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, यानी ऐसा कोई जघन्य अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनको जेलों में डाल दिया गया और मजदूर शिविरों में भेज दिया गया। लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कमजोर निस्सहाय जो लोग होते हैं उनकी कोई नहीं सुनता है। उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया, और इनमें से कई प्रतिभावान पेशेवर लोग थे, यानी ऐसा जो कई ऐसे धनाढ़ लोग थे, पेशेवर यानी उनका जन्मजात वहाँ रहने वाले लोग थे, जमींदार लोग थे, किसान थे, मजदूर थे। तो इस तरह उनको यानी यातनाएं दी गई और वहाँ उनको जेलों में ही मार दिया गया। आगे कल पढ़ाएंगे।